कि अगर समय को धीमा और धीमा और धीमा करते जाएं तो हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। हमारी ये कहानी एक सदी पुरानी तकनीक से शुरू होगी, जो आज भी मॉडर्न स्लो मोशन कैमरों को टक्कर देती है। और इसका अंत होगा एक विशाल क्वाड्रिलियन फ्रेम्स प्रति सेकंड वाले कैमरे पर, जो अणुओं के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन्स की हलचल तक को कैद कर सकता है। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है 1920 के दशक में। उस समय MIT के एक इंजीनियर थे, हैरोल्ड डॉक एजेटन, जो एक बहुत बड़ी तकनीकी समस्या से जूझ रहे थे। देखिए, उस दौर में बिजली के ग्रिड में वोल्टेज का ऊपर नीचे होना बहुत आम बात थी। और जब भी बिजली का बहाव अचानक तेज होता, जैसे मान लीजिए बिजली गिरी हो, तो मोटरें बहुत अजीब तरह से काम करने लगती थीं। लेकिन उनकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सब कुछ बस एक धुंधला सा धब्बा लगता था, जिससे कोई भी असल में ये समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन फिर एक दिन एजेटन ने कुछ कमाल का देखा। जब भी वो अपनी लैब में बिजली का तेज बहाव पैदा करते, तो उनके उपकरण से एक तेज रोशनी निकलती, और उस एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, जब वो रोशनी मोटर पर पड़ती, तो उसके घूमते हुए पुर्जे एकदम साफ, एकदम स्थिर दिखाई देते, जैसे मानो समय में जम गए हों। बस यहीं से एक क्रांतिकारी विचार ने जन्म लिया। तो सबसे ज़रूरी बात यह थी कि एजर्टन ने इन फ्लैश को बार बार और भरोसेमंद तरीके से पैदा करने का एक तरीका बना लिया। होता यह है कि एक हाई वोल्टेज सोर्स एक कैपेसिटर में इलेक्ट्रॉन्स जमा करता है, फिर एक ट्रिगर पल्स जीनॉन जैसी गैस से भरी ट्यूब को आयनाइज करके उसे कंडक्टर बना देता है। उसी पल कैपेसिटर का सारा चार्ज उस गैस से होकर गुजरता है और उसका तापमान 10,000 केल्विन तक पहुंचा देता है। ये सूरज की सतह से लगभग 2 गुना गर्म है। इससे सिर्फ 10 माइक्रोसेकंड तक चलने वाली एक बेहद तेज रोशनी पैदा होती है और फिर सब कुछ रीसेट हो जाता है, अगले फ्लैश के लिए तैयार। यही एजर्टन का स्ट्रोब था। एजेटन ने ये तकनीक सिर्फ इंजीनियरिंग की समस्याओं को सुलझाने तक ही नहीं रखी, जल्द ही उन्होंने इसे कला का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम बना दिया। और इसके पीछे एक काफी मजेदार कहानी है। दरअसल एजेटन अपनी पत्नी को अपनी सिंक्रोनस मोटर्स की तस्वीरें दिखाते रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने तंग आकर कहा, हैरोल्ड, क्या तुम किसी और दिलचस्प चीज की तस्वीर नहीं ले सकते? और उन्होंने वही की। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आईं, वे आज भी विज्ञान और कला का बेहतरीन संगम मानी जाती हैं। रैकेट से टकराती हुई टेनिस बॉल, हवा में थमे हुए हमिंग बर्ड के पंख, दूध की बूंद से बनता हुआ वो शानदार मुकुट, और ताश के पत्ते को भेदती हुई गोली। सही समय पर फ्लैश को चालू करने के लिए उन्होंने एक माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया। जैसे ही गोली चलने या गुब्बारा फूटने की आवाज होती, फ्लैश चमक उठता और वो पल हमेशा के लिए कैद हो जाता। इन तस्वीरों ने दुनिया को वो दिखाया जो हमारी आंखें कभी नहीं देख सकती थीं। जल्द ही इस तकनीक ने अमेरिकी सेना का ध्यान खींचा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एजेटन ने रात में जासूसी के लिए एक बहुत बड़ा 60 मेगावाट का फ्लैश बनाया, और डी-डे से ठीक पहली रात इसी तकनीक का इस्तेमाल करके नॉर्मैंडी की तस्वीरें ली गईं, जिससे मित्र देशों को ये पक्का हो गया कि दुश्मन हमले के लिए तैयार नहीं था। अगर एजेटन की 1930 के दशक की तस्वीरों की तुलना आज के किसी हाई स्पीड कैमरे से करें, तो एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। एजेटन की तस्वीरें अविश्वसनीय रूप से साफ और डिटेल्ड हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ 2 तरह के रेजोल्यूशन काम करते हैं। एक है स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी तस्वीर में कितनी बारीकी और शार्पनेस है, और दूसरा है टेम्पोरल रेजोल्यूशन, यानी हर सेकंड कितने फ्रेम कैप्चर हो रहे हैं। एजेटन के स्ट्रोब ने स्पेशल रेजोल्यूशन को तो चरम पर पहुंचाया, लेकिन सिर्फ एक फ्रेम के लिए, जबकि आज के कैमरे हजारों फ्रेम देते हैं, पर तस्वीर की वो क्लैरिटी, वो शार्पनेस कम हो जाती है। ये एक बुनियादी समझौता है। लेकिन क्या होगा अगर इस समझौते को दूसरी दिशा में ले जाया जाए? मतलब तस्वीर की शार्पनेस की कुर्बानी देकर एक ऐसी फ्रेम रेट हासिल की जाए जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल हो। हम बात कर रहे हैं 1 खरब फ्रेम्स प्रति सेकंड की। यह एक ऐसी गति है जो हमारे रोजमर्रा के अनुभव से बिल्कुल ही परे है। ये एक ऐसे कैमरे से संभव हुआ जो असल में पारंपरिक तरीके से तस्वीर लेता ही नहीं। ये एक सिंगल पिक्सल कैमरा है। मतलब ये एक बार में सिर्फ 1 पिक्सल को देखता है, लेकिन ये अविश्वसनीय सटीकता के साथ ऐसा करता है। ये बस ये रिकॉर्ड करता है कि फोटॉन्स, यानी प्रकाश के कण, सेंसर पर ठीक किस नैनोसेकंड में पहुंचे। इसको समझने के लिए सोचिए कि आप बारिश की एक बूंद से एक पूरी तस्वीर बना रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि हर बूंद जमीन पर ठीक किस पल, किस माइक्रोसेकंड में गिरी थी। इसका तरीका यह है, एक लेजर पल्स एक सीन को रोशन करती है
और ये सिंगल पिक्सल सेंसर एक खास एंगल से बिखरे हुए फोटॉन्स को रिकॉर्ड करता है। इस प्रक्रिया को अलग अलग एंगल से लाखों बार दोहराना पड़ता है और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सीन हर बार बिल्कुल एक जैसा हो, यानी परफेक्टली रिपीटेबल हो। लाखों लेजर पल्स से मिले सारे डेटा को मिलाकर वैज्ञानिक प्रकाश की गति का एक पूरा वीडियो बना सकते हैं, जिसमें प्रकाश को असल में चलते हुए, टकराते हुए और फैलते हुए देखा जा सकता है। और अलग-अलग दृश्यों को जोड़कर ही वो शुरुआत वाला प्रकाश से तेज कैमरा इफेक्ट बनाया जाता है। अब हम समय को धीमा करने की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ स्ट्रोब और रिपीटेबल एक्सपेरिमेंट्स के सिद्धांतों को मिलाकर पदार्थ के सबसे बुनियादी कणों को देखा जाता है। इसके लिए जिस उपकरण की ज़रूरत होती है उसका पैमाना ही सोच से परे है। हम बात कर रहे हैं स्लैक नेशनल एक्सेलरेटर की, जो 3.2 किलोमीटर लंबा है। इस एक्सेलरेटर में इलेक्ट्रॉन्स को प्रकाश की गति के 99.99999992% तक तेज किया जाता है। इतनी अविश्वसनीय ऊर्जा की जरूरत आखिर क्यों है? लक्ष्य है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की एक मूवी बनाना। वही इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो सभी केमिकल बॉन्ड्स को कंट्रोल करते हैं और असल में पूरी केमिस्ट्री की नींव हैं। तो ये काम कैसे करता है? इन तेज गति वाले इलेक्ट्रॉन्स को अंड्यूलेटर्स नाम के शक्तिशाली चुंबकों की एक लाइन से गुजारा जाता है। ये चुंबक इलेक्ट्रॉन्स को तेजी से हिलाते हैं, जिससे वे एक्सरे के रूप में ऊर्जा छोड़ते हैं। और रिलेटिविटी के सिद्धांतों की वजह से ये एक्सरे पल्स अविश्वसनीय रूप से छोटी होती हैं, सिर्फ कुछ फेम्टोसेकेंड या एटोसेकेंड लंबी। यह एक तरह का नैनोस्कोपिक स्ट्रोब है। एक एटोसेकेंड यानी 1 सेकंड के अरबवें हिस्से का भी अरबवां हिस्सा। ये समय का वो पैमाना है जिस पर इलेक्ट्रॉन्स की गति को देखा जा सकता है। इस पैमाने को समझने के लिए ये कहा जाता है कि 1 एटोसेकेंड का 1 सेकंड से वही अनुपात है जो 1 सेकंड का पूरे ब्रह्मांड की उम्र से है। इस तकनीक को पंप प्रोब विधि कहते हैं। सबसे पहले एक लेजर पल्स यानी पंप एक अणु में कोई बदलाव शुरू करती है। फिर एक बहुत ही सटीक एटोसेकेंड के गैप के बाद एक एक्सरे पल्स यानी प्रोब उस अणु से टकराती है। ये एक्सरे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है और उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से उस पल के इलेक्ट्रॉन घनत्व का पता चल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हजारों बार दोहराया जाता है और हर बार उस गैप को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाता है। इन अलग अलग स्नैपशॉट्स को एक साथ जोड़कर ही एक मॉलिक्यूलर मूवी बनती है, जो तकनीकी रूप से एक क्वाड्रिलियन फ्रेम्स प्रति सेकंड से भी ज्यादा पर चलती है और इसे एक्सपेरिमेंटल डेटा से वेरीफाई भी किया गया है। और नतीजा है एक ऐसी मूवी जो एक अणु में चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाती है। ये पूरी केमिस्ट्री का सबसे बुनियादी आधार है। तो एक मोटर को फ्रीज करने वाले प्रकाश के एक फ्लैश से लेकर एक्सरे लेजर से इलेक्ट्रॉनों के डांस को फिल्माने तक ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है। और ये सब एक ही मूल सिद्धांत पर बना है, दोहराई जा सकने वाली घटनाओं और एक स्ट्रोब का इस्तेमाल करके समय के अलग अलग पलों को कैद करना और फिर उन्हें जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना। लेकिन शायद सबसे रोमांचक हिस्सा वो नहीं है जो हम देखने की उम्मीद करते हैं, बल्कि वो है जब ये अविश्वसनीय उपकरण कुछ नया और बिल्कुल अप्रत्याशित दिखाते हैं। तो आखिरी सवाल ये है, तब क्या होता है जब हमारे माप हमारी भविष्यवाणियों से मेल नहीं खाते? क्योंकि विज्ञान की असली खूबसूरती उसी अनपेक्षित खोज में छिपी है।